morning, students. Today I will try to complete section 10. I will try my level best to complete section 10, and we have discussed the essential elements of contract, and we have discussed the 7 essentials. Today I will discuss the 8th important essential. 8th essential is possibility of performance. Possibility of performance. Possibility of performance. Possibility of performance means if you want to enforce the contract, it is also very important essential. Possibility of performance means on the subject matter on which you are going to make a contract. जिस विषय वस्तु पर आप संविदा करने जा रहे हैं वह विषय वस्तु ऐसा हो कि वह आसानी से क्रियान्वित किया जा सके, उसका आराम से उसका पालन किया जा सके, उसको फुलफिल किया जा सके, उसका पालन करते हुए उसको संपादित किया जा सके। यदि आप ऐसे विषय वस्तु पर संविदा करते हैं जिसका संपादन आप नहीं कर सकते हैं, जिसका क्रियान्वयन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे संविदा करने से बचें, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल एसेंशियल, एंड विदाउट the fulfillment of this essential, your contract shall not be enforced in the court of law. And for the enforcement of the contract, it is very essential that there shall be a maximum possibility that the subject matter must be performed in proper way in natural form. Otherwise, if the court shall found that on a subject matter what you had made a contract and what you have made a contract, it is very unnatural to fulfill, it is very unnatural to perform, and on the basis of that your contract may be treated as void. कहने का अर्थ है the subject must be of such a nature, आपका विषय वस्तु इस प्रकृति का हो, इस नेचर का हो कि उसको दोनों पक्षकार बड़ी आसानी से फुलफिल कर ले जाएं। अगर उसके फुलफिलमेंट करने में, उसको परफॉर्म करने में, उसको क्रियान्वित करने में, उसको संपादित करने में, उसको संपन्न करने में यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वह भी एक ग्राउंड हो सकता है कि आपके संविदा को शून्य घोषित किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। इसलिए संविदा संपादित करते समय, संविदा बनाते समय दोनों पक्षकारों का यह भी दायित्व है कि इस बात का भी ध्यान रखें कि वह किस विषय वस्तु पर संविदा करने जा रहे हैं, और यदि विषय वस्तु अप्राकृतिक है, अगर विषय वस्तु को आसानी से संपादित नहीं किया जा सकता है, उसको आसानी से फुलफिल नहीं किया जा सकता है, इजीली उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो इजीली न परफॉर्म होने का भी यह एक वैलिड ग्राउंड होगा यदि कोर्ट में प्रमाणित हो जाता है कि द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इन पोजीशन टू परफॉर्म नेचुरली इजीली in the easy manner in the way what the ordinary person can do. That's why अगर एक ग्राउंड पाया जाता है कोर्ट के समक्ष कि आप ऐसे विषय वस्तु पर संविदा किए हैं जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो आपका वह संविदा शून्य माना जाएगा, वाइड हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, यह एक ए और बी के बीच ए हैज गिवन द ऑफर टू बी, ए प्रस्ताव बी को देता है कि दो पैरेलल लाइन है, दो समानांतर रेखा है। ए प्रस्ताव बी को देता है कि यदि तुम दो समानांतर लाइन को एक जगह मिला दोगे तो मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा। ए प्रस्ताव देता है बी को और बी उसमें अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देता है। तो ए प्रस्ताव देता है, बी उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन विषय वस्तु क्या है संविदा का कि दो समानांतर लाइन को एक जगह मिलाना है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट it is not natural, it is not
पॉसिबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन दैट दो पैरेलल लाइन को आप एक जगह मिला दें, यह संभव नहीं है। इसीलिए विषय वस्तु परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में संपन्न नहीं किया जा सकता है, और ऐसी संविदा शून्य घोषित होगी, ऐसी संविदा शून्य मानी जाएगी। तो यह भी एक वैलिड ग्राउंड है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देयर शैल बी ए पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट ऑन which subject, on the subject or on which you are going to make a contract, that very subject must be performable nature, easily you can be performed in the ordinary course of action। साधारण प्रज्ञा वाला व्यक्ति साधारण कोर्स ऑफ एक्शन में उसको संपादित किया जा सके। तो आपको ये अवश्य समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या। और उसके बाद आपका नवा इंपॉर्टेंट है वॉइड एग्रीमेंट। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में वॉइड एग्रीमेंट हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में ऐसे कुछ विषय वस्तुओं को निषिद्ध किया गया है। ये ऐसे विषय वस्तु भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगर आप उन विषय वस्तुओं पर संविदा करते हैं तो आपकी संविदा शून्य मानी जाएगी। स्पष्ट तौर से expressly it has been mentioned in the Indian Contract Act 1872 that there are specific subject matters, and if the contracting parties they are agreed and they are going to make a contract on the restricted subject matters, what has been expressly declared void, on the basis of that the very contract shall be considered as a void agreement। कुछ ऐसे विषय वस्तु स्पष्ट तौर से निर्दिष्ट किए गए हैं कि अगर कोई भी पक्षकार उन निर्दिष्ट विषय वस्तुओं पर जो स्पष्ट रूप से घोषित कर दिए गए हैं कि शून्य होगा यदि आप इन विषयों पर संविदा करते हैं, तो यदि कोई भी पक्षकार उन विषयों पर संविदा करता है तो वह संविदा शून्य माना जाएगा। मैं उदाहरण के तौर से मैं आपको सेक्शन धारा 26 से लेकर 30 की बात करता हूँ। धारा 26 में क्या कहा गया है? इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बताया गया है कि धारा 6 में धारा 26 में बताया गया है इन रिस्ट्रेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर किसी का विवाह में संविदा के माध्यम से आप उसको बाधित करने की कोशिश करते हैं तो धारा 26 के तहत वह संविदा शून्य मानी जाएगी। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर कोई व्यापार संबंधित किसी के व्यापार में बाधा पहुंचाने का काम आप संविदा के माध्यम से करते हैं तो धारा 27 के तहत वह शून्य मानी जाएगी। इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यदि किसी का मुकदमा चला है, किसी का लीगल प्रक्रिया चल रही है, विधिक कार्रवाई कहीं पर हो रहा है, विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है, तो धारा 28 के तहत यदि संविदा करके आप उस लीगल प्रोसीडिंग्स को आप बाधित कर रहे हैं तो माना जाएगा कि धारा 28 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 28 के अनुसार वह संविदा शून्य मानी जाएगी। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग्स, इन रिस्ट्रेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर आपके संविदा का अर्थ अनसर्टेन है, मैंने आपको बताया था 29 के तहत वो शून्य माना जाएगा। और वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट 30, in the state of on the basis of uncertain meaning, the contract as a whole shall be treated as void under section 29 of the Indian Contract Act, and on the basis of wagering agreement by section 23 with the help of section 23 your whole contract shall be treated as void। मेरे कहने का अर्थ है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कुछ धाराएं ऐसे हैं जो स्पष्ट तौर से विषयों को
निर्धारित कर दी हैं, अगर आप उन विषयों पर संविदा करते हैं तो वह संविदा शून्य माना जाएगा। उदाहरण के तौर से एज एन एग्जाम्पल मैं धारा 26 से लेकर 30 की बात की। धारा 26 कहता है विवाह को यदि रोकने की वजह से संविदा कोई की जाती है, व्यापार को रोकने की वजह से संविदा की जाती है, अगर कोई विधिक कार्रवाई हो रही है उसको रोकने को लेकर संविदा की जाती है, यदि अनसर्टेन मीनिंग है उसको लेकर संविदा की जाती है, और वेजरिंग एग्रीमेंट को लेकर संविदा की जाती है, तो ऐसी संविदाएं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार शून्य मानी जाएंगी। मैंने आपसे कहा कि आपका वाइड एग्रीमेंट क्लियर हो गया। वाइड एग्रीमेंट आपका 9 था, वाइड एग्रीमेंट आपका 9 था। अब लास्ट एसेंशियल आपका जो है वो है फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं इसकी हिंदी होंगी, औपचारिकताएं। मैं आपको जैसे बताया था संविदा, एज वी नो दैट यू कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड with the help of by oral और by written। मैंने आपसे पहले बताया है संविदा मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। और मैं ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत कुछ ऐसे विशिष्ट प्रकार की संविदाएं हैं जो लिखित ही होंगी। ऐसे कुछ संविदाएं हैं जो लिखित ही होंगी, जिसमें कौन सी संविदाएं लिखित होंगी? पहले है गिफ्ट, दान, गिफ्ट का मतलब दान। लीज, लीज, गिफ्ट मतलब दान, लीज मीन्स पट्टा, सेल विक्रय। मॉर्गेज, MORTGAGE, मॉर्गेज मीन्स बंधक। गिफ्ट, लीज, सेल, मॉर्गेज। गिफ्ट, लीज, गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज। हाँ, दीज आर दी थिंग्स। यह भी एक प्रकार की संविदा होगी, लेकिन यह विशिष्ट प्रकार की संविदा होगी। क्या होगा? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यदि आप किसी को दान देते हैं अपनी अचल संपत्ति। पट्टा, यदि अचल संपत्ति का करते हैं। विक्रय, अचल संपत्ति का करते हैं। बंधक, अचल संपत्ति का करते हैं। तो यह विशिष्ट प्रकार की संविदा होगी। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ये विशिष्ट प्रकार की संविदा होगी। और विशिष्ट प्रकार की संविदा में कुछ औपचारिकताओं का पूरा किया जाना अति आवश्यक है। यदि आप उन औपचारिकताओं का पूर्ति नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इजिली इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आप परिवर्तनीय नहीं करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की संविदा में आपको क्या क्या करना है? स्टैम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा। वह हमेशा रिटर्न होगा, अटेस्टेड होगा, अटेस्टेड बाय टू कॉम्पिटेंट विटनेस, टू कॉम्पिटेंट विटनेस। गवाही होगी दो सक्षम पक्षकार, दो सक्षम गवाहों के माध्यम से। स्टैम्प पेपर पे होगा ये सारी चीजें, आपका रिटर्न होगा ये सारी चीजें, और अटेस्टेड होगा, और रजिस्ट्रेशन भी होगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन। जैसे आप जमीन खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती? गिफ्ट आप करते हो, रजिस्ट्रेशन होती है कि नहीं होती? लीज करते हो, रजिस्ट्रेशन होती है कि नहीं होती? मॉर्गेज जैसी संविदाएं, ऐसी संविदाएं रजिस्टर भी होगी। तो ये जो चीजें हैं, स्टैम्प, रिटर्न, अटेस्टेड, रजिस्ट्रेशन, यही औपचारिकताएं हैं। और ऐसी संविदाओं में इन औपचारिकताओं का पूरा किया जाना नितांत जरूरी है। यदि आप इन औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं, कोई भी औपचारिकता की आप छोड़ देते हैं, तो आपकी संविदा परिवर्तनीय नहीं होगी। परिवर्तनीय का अर्थ मैंने बता दिया है कि कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पहले आप औपचारिकता को पूरा करो, देन आफ्टर कोर्ट विल कंसिडर योर केस, देन आफ्टर यू विल सीक योर जजमेंट। आप अपने जजमेंट को प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी आपको औपचारिकताएं जो निर्धारित हैं उसको करना पड़ेगा। कुछ ऐसी विषय वस्तु हैं इन कंपनीज एक्ट के तहत भी हैं, उसके तहत भी आपको औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। मेरे कहने का अर्थ है इस प्रकार की संविधाओं में जो औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं उन औपचारिकताओं का पूरा किया जाना नितांत जरूरी है। यदि आप इन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो पूर्ति न करने की वजह से अपरिवर्तनीय आपकी संविदा होगी, जब तक की औपचारिकताओं की आप पूर्ति नहीं करते हैं। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यह 10 आवश्यक तत्व हैं भारतीय संविदा अधिनियम के तहत 1872 के तहत धारा 10 के अनुसार 10 आवश्यक तत्व निर्धारित किए गए हैं किसी भी संविदा को बनाने के लिए, और इन आवश्यक तत्वों का होना नितांत जरूरी है यदि आप संविदा करना चाहते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार। मैंने अपने पहले लेक्चर में 2 एसेंशियल बताया, मैंने दूसरे लेक्चर में 2 एसेंशियल 3 एसेंशियल बताए, मैंने तीसरे लेक्चर में 2-3 एसेंशियल बताए। इसी तरह 4 लेक्चर के तहत मैंने 10 एसेंशियल्स आपको बता दिया हूँ। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इस टॉपिक को, धारा 10 को, मेरे सारे वीडियो को, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो होता है एंड इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट टफ टू just to give each and everything within 20 minutes on any topic, on any subject matter what we are teaching of our subject। किसी भी सब्जेक्ट में जब हम बोलते हैं 20 मिनट का टॉपिक वीडियो रहता है, इस वीडियो का 20 मिनट के अंदर आपको पूरा सारी चीज़ों को हम पूरा देने का प्रयास करते हैं। यदि आप मेरे चारों वीडियो को ध्यान से सुन लें तो धारा 10 और धारा 10 यदि आप अच्छी तरह समझ लिए हैं तो मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि आपका 30% संविदा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन्हीं टॉपिक्स पर आगे आपको विस्तृत एक अध्याय आपको मिलेगा, और वह अध्याय जैसे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कभी कभी संविदा में क्या होता है, कभी कभी संविदा शून्य होती है, शून्य करार। कभी कभी संविदा, देखिए मैंने शून्य करार शब्द वर्ड यूज किया है। कभी कभी संविदा शून्य संविदा भी होती है, शून्य करार और शून्य संविदा एक नहीं है। कभी कभी संविदा शून्य करणीय होती है, कभी कभी संविदा अपरिवर्तनीय होती है, कभी कभी संविदा इलीगल होती है, कभी कभी संविदा वैलिड होती है। तो कब हम कहेंगे कि संविदा शून्य है, कब हम कहेंगे करार शून्य है, कब हम कैसे कहेंगे शून्य करणीय है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वैलिडिटी, मैं इस पर भी आगे के लेक्चर में, इसके बाद का जो मेरा लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, मैं वैलिडिटी के आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम्स में भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स में आप अपेयर होने जाएंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शुरुआती दौर से जो भी टीचर्स, सारे टीचर्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन विषयों को आप, उन वीडियोस को आप बहुत ही गंभीरता से लेते रहें और वीडियोस को देखें, उस पर अपना यदि चाहें तो कमेंट भी करें। दैट वेरी कमेंट shall be a very good suggestion to all the teachers, and I hope so that you all have understood section 10 of Indian Contract Act 1872. Thank you. Have a nice day. God bless you.